हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 5 और इसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 4 सेट्स को सॉल्व नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चारों सेट्स को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है और सभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू कर दें और एंड तक आप बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से सटी हुई है। यानी आपको ये बताना है कि भारत की जो सीमा है भूटान के साथ लगती है तो कितने भारतीय राज्यों को टच करती है भूटान से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए 4। अब ये 4 कौन कौन सी है? तो इसके लिए हमने एक छोटा सा तरीका याद रखा था। जैसे आपने देखा होगा कि सिंह साब दी ग्रेड, ठीक है, तो साब आप याद रख लीजिए। साब कहाँ पर गए? भूटान गए। साब भूटान गए तो इसका मतलब हो गया आपका सिक्किम, और ए का मतलब हो गया असम, और ए का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश। और बीच से आप अगर मैप को देखोगे तो ये बंगाल होता है, ठीक है। बीच से आप बंगाल याद रखिएगा, ना कि बिहार कर देना। बिहार नहीं टच करता है, बंगाल टच करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति गठित की गई थी, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने के संदर्भ में सिफारिश इन्होंने किया था। तो कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव इन्होंने दिया था? तो इन्होंने सुझाव दिया था 8, ठीक है। इन्होंने सुझाव दिया था 8, लेकिन जोड़ा कितना गया था? 10 जोड़ा गया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशासन पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो ये किस देश से प्रेरणा लेकर के इन्होंने जोड़ा था? तो USSR, यानी कि जिसको हम लोग वर्तमान में रशिया के नाम से जानते हैं, पूर्व सोवियत संघ था। ये चीज़ याद रखिए। और किस में जोड़ा गया था? तो भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया। भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया, ये भी याद रखिएगा। और एक जो जोड़ा गया था, जैसे कि ये तो आपका हो गया किसके अंतर्गत? इनके अनुशंसा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1976 में संशोधन करके टोटल 10 जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 10, लेकिन अभी वर्तमान में हम जानते हैं कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक जो है वो आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो याद रखना है। यानी 10 पहले और 1 बाद में, टोटल 11 है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिर्फ और सिर्फ 8 जोड़ने का सुझाव दिया था, ये चीज़ याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि पेड़ों की जो प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी है वो हमें देखने को मिलती है, कहाँ पर पाई जाती है? पेड़ों की प्रसिद्ध जो प्रजाति है सुंदरी, वो हमें मैंग्रोव वन, जो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन है, सबसे ज़्यादा इसका प्रजाति है। विश्व में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन आपका पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलता है। तो उसी में सुंदरी जो वन है वो देखने को मिलता है, यानी सुंदरी वृक्ष। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है? प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना गया। प्रौढ़ देवराय के नाम से हम लोग मल्लिकार्जुन को जानते हैं। मल्लिकार्जुन, ऑप्शन डी बन जाएगा करेक्ट आंसर, मल्लिकार्जुन, ठीक है। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? बताइए कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद हमें यहाँ पे गेस करना है। देखिए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी जो स्थापना है वो बृहदत्त ने की थी, यानी कि मगध साम्राज्य की स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये बिल्कुल सही है। महापद्म ने इसने सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था, और सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की थी। किसने? महापद्म नंद ने, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनकी 2 ये उपाधियाँ थी, गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली, क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही जो गलत हो, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। अगला सवाल बनता है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही गई थी RC मजूमदार के द्वारा। RC मजूमदार, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं? कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा को, इस ऊर्जा को हम लोग ताप ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ताप ऊर्जा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट वन है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या फिर गांव भूमि अनुदान देने की जो प्रथा आरंभ की थी?
किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि एवं गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? वो है सतवाहन। सतवाहन शासकों ने आरंभ किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक जो भूमि अनुदान किया गया वो किस काल में किए गए, वो गुप्त वंश में किए गए थे या फिर गुप्त काल में किए गए थे। तो फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठा मंडल या फिर मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? मराठा मंडल या फिर मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख राज्य के नीति तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 50, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत ऑप्शन बी। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका वास्तविक जो कि अभिलेख है? भुगतान संतुलन किसका वास्तविक अभिलेख है? तो हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? देखिए, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में आयात और निर्यात की जो लेन देन होती है उसे भुगतान संतुलन हम कह सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम, तो भक्त तुकाराम का संबंध हो जाता है किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे, ऑप्शन सी जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा है? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कांडला। ठीक है, कांडला जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है और इसको हम लोग जवारिया बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं कि हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता, यानी हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, इसका कारण क्या है? क्यों हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है कि इनमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिस कारण से इसमें विद्युत वहन नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से गंगा बनती है? यानी कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर संगम करते हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं, यानी देवप्रयाग ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था कब? तो पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, प्रशासनिक सुधार आयोग कब? तो ये चीज़ आपको याद रखना है, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। और इस वक्त इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई कर रहे थे 1966 में। इन्होंने ही सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। कभी कभी पूछा जाता है कि दूसरा प्रशासनिक सुधार अधिनियम कब आया था? तो दूसरा प्रशासनिक सुधार अधिनियम 2005 में आया हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? तो ये भी याद रखेगा, एम वीरप्पा मोइली, एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के लिए दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान का 52वां संशोधन जो कि अधिनियम जो है वो 1985 आपने पढ़ा होगा, 10वीं अनुसूची में ये बात कही गई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जादूगोड़ा का संबंध किससे है? जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो जादूगोड़ा आपका ये झारखंड में पड़ता है और ये हम कह सकते हैं किससे संबंध होता है? यूरेनियम के खनन से, यानी भारत में यूरेनियम के खनन से जादूगोड़ा जो कि काफ़ी फेमस है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी, वह था कौन है? यानी भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था? तो इसके अंतर्गत द्वैत शासन को लागू किया गया था, द्वैत शासन को लागू किया गया था। और 1935 के अंतर्गत द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता को अपनाया गया। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा?
तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या है 1/2 mv²। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके वेग को 3 गुना कर रहे हैं, यानी वेग अगर हम 3 गुना कर रहे हैं तो मान लीजिए कि 3 गुना का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, यानी 9 गुना से बढ़ेगा, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की थी? राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की थी? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न की पहला भारतीय मंत्रिमंडल जो कि बिहार में संगठित हुआ कब? बिहार में संगठित हुआ कब? तो हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए को, 1 अप्रैल 1937। 1 अप्रैल 1937 ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्या बनता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ध्यान दीजिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें आप इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में आपको वो देखने को मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, सर्च करके मिल जाएगी। नालंदा के सराय टीले में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीले से उत्खनन में प्राप्त हुआ है क्या? तो इसके उत्खनन से हमें देखने को मिला है पाल काल का बौद्ध विहार। पाल काल का बौद्ध विहार, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला सवाल बनता है कि निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र इसका, यानी सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है इसे किस नाम से जाने जाते हैं? एकदम वीवीआई प्रश्न है, हमेशा रिपीट होते रहता है। तो दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे दोहाब कहा जाता है। दोहाब, यानी सी हो जाएगा दोहाब। बगलिहार जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया, बताइए। तो बगलिहार बांध का संबंध हो जाएगा चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर, ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अभी तक नहीं किया तो लाइक और शेयर सब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुकी किस राज्य से संबंधित है? जो कुकी जनजाति है इसका संबंध किस राज्य से होगा? तो इसका संबंध देखिए, हम बात करें तो मणिपुर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, मणिपुर। कुकी जनजाति का संबंध मणिपुर के साथ। निम्नलिखित में से जो ऊर्जा का अपारंपरिक जो स्रोत है वो कौन सा है? ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा बायोगैस। और बायोगैस के अलावा जैसे कि जैव पदार्थ हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजना, ये सभी के सभी अपारंपरिक स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? देखिए, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा क्या सही होगा? तो हम सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध तो हम भाखड़ा बांध को कह सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस में टिहरी दिया रहता, टिहरी बांध रहता, तब हम वहाँ पे इसको ना टिक करके टिहरी को टिक करते हैं। लेकिन टिहरी बांध नहीं दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे भाखड़ा जो नांगल बांध है, भाखड़ा बांध, इसको टिक करेंगे, ऑप्शन सी को। तो सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 200, आर्टिकल 200 के तहत। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट है। उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था आपका 1993 में, लेकिन डेट भी याद रहेगा 24 अप्रैल 1993, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हमसा या फिर जया ये किसकी किस्म है? हमसा, जया ये किसकी प्रमुख किस्मों में से एक है? तो ये धान की किस्म होती है, ऑप्शन डी धान की। इसके अलावा और भी याद रखिएगा, जैसे IR-20 होता है, IR-8 भी होता है, IR-36 भी होता है। तो ये सभी धान के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी और आपको याद रखना है, जैसे हेमा हम याद रख सकते हैं,
हेमा याद रखिए, और पूसा याद रखिए, पूसा वन, ठीक है, पूसा वन ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और एक और होता है जैसे कि हाँ राजेश्वरी, ठीक है, राजेश्वरी होता है, राजेश्वरी। तो राजेश्वरी भी होता है धान की ही किस्म। तो ये सभी आपको याद रखना, ये धान की किस्म ही है, ठीक है। IR8 यहाँ पे लिखा था, तो ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी के सभी धान की किस्म है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने उनसे अलग होकर एक कट्टरपंथी आंदोलन स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, वो कौन थे? स्वाभिमान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो ऑप्शन सी बन जाएगा रामास्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विवाह, संविध, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना जैसे विषय जो हैं वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, समवर्ती सूची के अंतर्गत। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, इसका कारण क्या है? हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि हीलियम का जो घनत्व होता है वायु से कम होता है। हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, इस वजह से हल्की होती है। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? पंचायतों के लिए कराए जा रहे सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? तो राज्य निर्वाचन आयोग में। किसमें? तो राज्य निर्वाचन आयोग में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के अंतर्गत हम फ्लोरीन को रख सकते हैं, फ्लोरीन, ऑप्शन सी, फ्लोरीन बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये बहुत बार पूछा गया। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक, यानी कि लोहे पर जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है ताकि उसको जंग से बचाया जा सके, उस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जस्तीकरण हिंदी में कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन देखिए, महानदी उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं, ये कर्नाटक में होता है। कावेरी का कर्नाटक में होता है, ये आपका गलत है। तो हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब बताइए कि यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल सही, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, लेकिन नथुला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, आपका ये सिक्किम होगा। नथुला दर्रा सिक्किम के साथ, ऑप्शन ए। यदि दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो अमरकंटक के पठार से दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो आपका उत्तर की तरफ सोन होता है, उत्तर की तरफ सोन, और आपका पश्चिम की तरफ नर्मदा बहती है, पश्चिम की तरफ नर्मदा बहती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सोन और नर्मदा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने, यानी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति हिंसक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? ध्यान दीजिए कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति हिंसक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो ये है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि जो है किसके समकालीन थे? पतंजलि जो थे वो किसके समकालीन थे? तो ये पतंजलि थे पुष्यमित्र सूंग के समकालीन थे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पुष्यमित्र सूंग। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंध रखता है, भुगतान संतुलन घटा, ऑप्शन ए, भुगतान संतुलन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा राज्यसभा के संबंध में। तो अच्छे तरीके से चारों ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कि क्या होना चाहिए राइट आंसर। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसके 1/3 सदस्यों का कहते हैं कि अवकाश होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे 1/3, तो यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन हमारा खत्म। अब बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ष या 2 वर्ष पे, तो 2 वर्षों पे होता है, ना कि 3 वर्षों पे। तो यहाँ पे प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य जो कि अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। और राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है वह कौन होंगे? शिवाजी के अष्टप्रधान में जो विदेशी मामलों की देखरेख करते थे, अष्टप्रधान में जो विदेशी मामलों की देखरेख करते थे,
वो कौन थे? सुमंत। सुमंत यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुमंत कहलाते थे, ठीक है। लेकिन अगर पेशवा जो होते वो प्रधानमंत्री होते थे, चिटनीस जो होते थे वो डाक विभाग की जो पत्रकार होता था, पत्रकार विभाग, वो देखते थे। आमत्य की बात करते हैं तो आमत्य वित्त जो मंत्री होते थे या तो वित्त विभाग हम इनके पास कह सकते थे आमत्य। तो कुल मिलाकर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी जो सही अधिकार है वो क्या है? सही अधिकार क्या है? तो भाषा तथा विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। सही आंसर होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इसी प्रकार के रोज़ाना एक न्यू सेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसका पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हम लोग डाल देंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन नीचे दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और अपने पसंद की जो भी कोर्सेज लेना है आप ले सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।